हरिओम सभी को योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। पिछले टॉपिक में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के अंतर्गत एक चीजें आपकी रह गई थी उसको करेंगे। उसके बाद आज हम लोग जितने भी टॉपिक बचे हैं उसे कवर करेंगे। ओके, तो सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहेंगे। 10 बज सकते हैं आपके क्लास के, ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। आज हम टॉपिक कंप्लीट कर देंगे यूनिट 8 का। ओके, तो आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज में आपका जो बचा हुआ है, पहले हम लोग उसे कवर करते हैं। इसमें आपके बचे हुए बवासीर, इसे हम लोग अर्श के नाम से भी जानते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं या फिर पाइल्स बोलते हैं। और अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अर्श या बवासीर की, तो ये गुदा के निचले मलाशय में सूजी हुई या बढ़ी हुई नसें होती है। इसमें क्या होती है, तो नस जो होती है वो सूज जाती है या फिर बढ़ जाती है। ठीक है, बवासीर में हमें यही देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो आपके मलाशय में, रेक्टम वाले रीजन में। ठीक है, जहाँ पे हमारा मल जमा होता है उसी में वो सूज जाता है या फिर बढ़ जाता है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो जब मलाशय या फिर गुदा की नसें में अत्यधिक दबाव बढ़ता है, जब ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, ज्यादा दबाव बढ़ता है, तो उभर कर वो क्या हो जाता है, सूज जाता है और बवासीर बन जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग बवासीर बोलते हैं। ओके, अब देखेंगे इसके टाइप्स। बवासीर के टाइप्स देखेंगे तो टू टाइप्स हम लोग देखेंगे। एक आपका इंटरनल हेमोरॉइड्स होता है और एक आपका एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होता है। ओके, तो एक्सटर्नल और इंटरनल, सॉरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जब हम आंतरिक बवासीर की बात करते हैं तो मलाशय के अंदर में स्थित होता है ये। आमतौर पे दर्द नहीं होता है, ये इसमें दर्द नहीं होता है, तो ये मलाशय के अंदर में होता है, जिसे हम लोग आंतरिक बवासीर बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल होता है, जो बाहरी होता है, ये गुदा के बाहर त्वचा के नीचे होता है, दर्द और गांठ के रूप में दिखाई देता है। तो दर्द और गांठ के रूप में ये दिखाई देता है। जो आपका बाहरी बाहरी बवासीर होता है, इसमें दर्द देखने को आता है और ये आपके त्वचा के बाहर होते हैं। ओके, तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो थर्मोब्लोस्ट हेमोरॉइड्स। ठीक है, थर्मोब्लोस्ट हेमोरॉइड्स, ये जो है बाहरी बवासीर में खून की गांठ बन जाती है और अत्यधिक जो है दर्द होता है। तो यहाँ पे खून की गांठ बन जाती है, जो और भी अदर तरीके का हम लोग देखते हैं, जिसे थ्रोम्बोज बोलते हैं, थ्रोम्बोज हेमोरॉइड्स बोलते हैं, जिसमें बवासीर में खून की जो है गांठ बन जाती है और अत्यधिक दर्द होता है। तो ये 3 टाइप्स आपको याद रखना है। ओके, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड थ्रोम्बोस्ट हेमोरॉइड। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके ग्रेड स्टेज के बारे में देखेंगे। तो आंतरिक बवासीर के 4 ग्रेड बताए गए। ठीक है, आंतरिक बवासीर, इसके 4 ग्रेड बताए गए। ठीक है, इंटरनल के ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ओके, तो यहाँ पे ग्रेड 1 में देखेंगे तो केवल सूजन बाहर नहीं निकलता है ये। ओके, केवल स्वॉलन होता है। ओके, प्रोलैप्स नहीं होता है। उसके बाद ग्रेड 2 में मल त्याग के समय बाहर आ जाती है और स्वयं अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रोलैप्स देखेंगे तो स्टूल के समय में ये बाहर आ जाता है, फिर ऑटोमेटिक जो ये अंदर चला जाता है। थर्ड जो होता है, बाहर आती है और हाथ से अंदर करनी पड़ती है। तो थर्ड जो इसका ग्रेड होता है उसमें हाथ से आपको बाहर अंदर करना होता है। जो फोर्थ होता है, ये हमेशा बाहर रहती है और हाथ से भी अंदर नहीं जाती है। ठीक है, परमानेंटली जो है ये आपका प्रोलैप्स जो है देखने को मिलता है, कैन नॉट बी पुश्ड इनसाइड। तो ये 4 ग्रेड हम लोग देख रहे हैं किसके, बवासीर के। किसके, तो इंटरनल बवासीर के देख रहे हैं। ठीक है, जो आंतरिक बवासीर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। पहला में केवल सूजन होगा, बाहर नहीं निकलता है। दूसरा में मल त्याग के समय निकलता है और स्वयं अंदर चला जाता है। तीसरा में क्या होता है, बाहर आता है और हाथों से अंदर करना पड़ता है। चौथा में बाहर रहती है और हाथों द्वारा अंदर भी नहीं जाती है। ठीक है, ये सीवियर स्टेज जो है देखने को मिलता है। लक्षण देखेंगे तो मल त्याग के दौरान दर्द रहित रक्तस्राव। ठीक है, दर्द रहित रक्त स्राव होता है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग, ठीक है, बोवेल मूवमेंट, बोवेल मूवमेंट। उसके बाद टॉयलेट में ताजा लाल रक्त गिरना, टॉयलेट में ताजा लाल रक्त गिरना। गुदा क्षेत्र में खुजली या जलन होना, दर्द या फिर असुविधा होना, गुदा के पास सूजन या गांठ होना, बैठने में कठिनाई होना, डिफिकल्ट सिटिंग। ठीक है, डिफिकल्टी होना सिटिंग में। तो ये सारी सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलता है। कारण देखेंगे तो बवासीर नसों पर अत्यधिक दबाव बढ़ने से होता है। तो जब नस पे ज्यादा दबाव पड़ता है तो ही जो है देखने को मिलता है।
ओके। अब इसका मुख्य कारण देखेंगे, तो मल त्याग के समय जोर लगाना। जब मल त्याग के समय जोर लगाते हैं, कम फाइबर वाला आहार लेते हैं, पानी कम पीते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, या ओबेसिटी है तो देखने को मिलता है, गर्भावस्था में देखने को मिलता है, जीर्ण या कब्ज, जीर्ण दस्त है अगर, डायरिया है, या फिर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया है तो उसमें भी दिक्कत आएगा। तनाव एवं व्यायाम में कमी है तो जो है आपके ये काउस देखने को मिलता है। ओके। इसके कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, आगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो लगातार रक्तस्राव होगा, एनीमिया हो सकता है। ठीक है, क्रॉनिक जो ब्लीडिंग होगा जिसकी वजह से एनीमिया की समस्या देखने को हो सकता है। थ्रोम्बोज हेमोराइड, जो कि सबसे हार्ड वाला है हेमोराइड्स, जो कि ब्लड क्लॉट हो जाता है हेमोराइड्स। संक्रमण इन्फेक्शन होता रहेगा, फीसर या फिर फोड़ा हो जाएगा। ठीक है, एनल फीसर हो जाएगा, तो ये देखने को मिलता है, ये आपके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। ओके, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना, समझ में आ रहा है ना? थम करते जाइएगा। ओके। अब उपचार इसका कैसे करेंगे, अगर हम लोग जीवन शैली और घरेलू प्रबंधन इसका देखेंगे, होम मैनेजमेंट, तो फाइबर युक्त आहार सबसे पहले हम लोग बढ़ा देंगे। पानी भरपूर पिएंगे, कब्ज होना ही नहीं देना है। मल त्याग के समय जोर न लगाएं। टॉयलेट पर अधिक देर ना बैठे। उसके बाद सिज बात, तो यहाँ पे गुनगुने जो पानी है उससे गुदा भाग को बैठकर भिगोना है। ठीक है, गुनगुने पानी से, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद योग का एवं प्राकृतिक चिकित्सा देखेंगे कि कैसे हम लोग योगा के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं, नेचुरोपैथी के थ्रू। तो इसमें वज्रासन हम लोग करेंगे, पवन मुक्त आसन करना है, बाल आसन करना है, सर्वांग आसन विपरीत करनी, मुद्रा बंद में देखेंगे तो अश्विनी मुद्रा, पंचकर्मा कर सकते हैं, और बस्ती चिकित्सा जो है हम लोग करेंगे नेचुरोपैथी में। ठीक है, तो ये सारे जो है हम लोग देखेंगे चिकित्सा। बचाव क्या कैसे करेंगे, तो फाइबर युक्त आहार जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पर्याप्त पानी पीना है, रोजाना 30 मिनट तक योग कीजिए, वजन नियंत्रित कीजिए, भोजन में सलाद, फल, साबुत अनाज लेना है, लंबे समय तक बैठने से बचना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? जो हमारा टॉपिक था वो क्लियर हो गया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के अंतर्गत चीजें हम लोग देख लिए हैं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं, एक बार टॉपिक निकाल के देख लेते हैं, आगे हम लोग किससे संबंधित जो है डिसऑर्डर को देखेंगे। देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में हम लोगों ने कल देख चुके हैं हाइपर एसिडिटी, एक्यूट एवं क्रॉनिक इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, उसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सारा चीज और भी चीजें को हम लोग यहाँ पे कवर किए थे कल। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं मस्कुलो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें बैक पेन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलेप्स के बारे में, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अर्थराइटिस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखेंगे, जिसमें माइग्रेन, स्ट्रेस, हेडेक और एपिलेप्सी के बारे में। एंड नेक्स्ट जो है हमारा मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग न्यूरेटिक पर्सनालिटी, उसके बाद अफेक्टिव डिसऑर्डर, और फोबिया, फियर्स और डिप्रेशन, तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बस ये आपका अंतिम टॉपिक है जिसे आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। ठीक है, काट का स्पॉन्डिलाइटिस, इसे हम लोग लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, काट का स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ की हड्डी के नीचे हिस्सों में होने वाले अपक्षयी परिवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्सों में होने वाले अपक्षयी परिवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, लोअर आपके पार्ट में जो है, स्पाइन में आपके डिजेनरेटिव चेंज की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, डिजेनरेटिव चेंज की वजह से, अपक्षयी परिवर्तन की वजह से, ये रीढ़ की हड्डी के जोड़ और डिस्क में जो है घिसावट, वियर एंड टियर के कारण होता है, तो घिस जाता है, बोलते हैं ना वियर एंड टियर हो जाना। ठीक है, तो डिस्क जो है उसमें घिसावट आ जाती है। ठीक है, इस स्थिति में स्पाइनल जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है, तो इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी नाम से भी जानते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, जिसमें हमारा डिस्क क्या हो जाता है, रीढ़ की जो हड्डियां होती है उसके जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, वियर एंड टियर हो जाता है। ठीक है,
कैसे विकसित होता है? तो समय के साथ साथ हड्डियां, डिस्क और लिगामेंट्स घिसना शुरू हो जाता है समय के साथ साथ। ठीक है, लचक कम हो जाती है, जोड़ और डिस्क क्षतिग्रस्त होते हैं, तंत्रिका पर जो है दबाव पड़ सकता है इसकी वजह से। डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क हर्नी। हाँ रूबी जी बोलिए। मैम बियर एंड फेयर का मतलब? घिस पिट जाना, बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना तो वो घिस जाता है और कुछ दिन के बाद वो फट जाता है। ठीक है, डिस्क हर्निएटिव और स्लिप डिस्क के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, हर्निएशन। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है लचक कम हो जाती है, हमारी जो हड्डियां हैं, डिस्क है, जो लिगामेंट है और जोड़ और डिस्क जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तंत्रिका पर दबाव दबाव पड़ता है, जिसे डिस्क प्रोलैप्स बोलेंगे। उसके बाद डिस्क जो है हर्निएशन बोलेंगे और साथ में आपके स्लिप डिस्क जो है, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। ठीक है, कारण कब होता है इसका जोखिम देखेंगे, काउज और रिस्क फैक्टर। तो उम्र बढ़ने की वजह से, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ज्यादा दिन तक कोई भी कपड़ा पहन लेते तो वो घिस पिट जाता है, तो वैसे ही हमारा बॉडी में भी उसी प्रकार है। तो 40 वर्ष के बाद जो है जोखिम अधिक बढ़ेगा। रीढ़ की असामान्य गतिविधि, अगर रीढ़ की हड्डी सही से नहीं बैठ रहे हैं, आपकी पोस्चर सही नहीं है, सिटिंग मूवमेंट सही नहीं है, तो एबनॉर्मल जो है आपके स्पाइनल मूवमेंट की वजह से भी, अनुवांशिकता भी हो सकता है। घर में अगर पहले से ही कमजोर हड्डियां हैं, लिगामेंट्स है घर के लोगों को, तो इस तरीके से जीवन शैली देखेंगे, बिना व्यायाम के है, गलत बैठने की, पोस्चर गलत है आपका। ठीक है, पुअर जो है पोस्चर है। मोटापा ओबेसिटी की वजह से भी देखने को मिलता है, लंबे समय तक बैठने से भी होता है, और पुरानी चोट की वजह से भी, प्रीवियस इंजरी की वजह से भी हमें देखने को मिलता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ओके, सिम्टम्स देखेंगे तो स्थानीय दर्द, ठीक है, लोकलाइज्ड पेन होता है। एक स्थानीय मतलब स्पेशली जगह पे आपको दर्द होगा, लंबे समय तक बैठने के बाद दर्द बढ़ जाता है, और उस जगह पे ज्यादा समय तक बैठेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। बार बार मूवमेंट के बाद दर्द होगा, मांसपेशियों की ऐंठन, उसके बाद क्षेत्रीय कोमलता, ठीक है, रीजनल जो है आपके टेंडरनेस टेंडरनेस और झुंझुनी या फिर शून्यपन लगना, और प्रभावी पैर या हाथ में कमजोरी तंत्रिका दबाव के कारण, तो कमजोरी भी लगता है। गंभीर मामलों में चलने में अस्थिरता और संतुलन कम हो जाता है। जब ये मामला बढ़ जाता है तो फिर चलने में जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अस्थिरता आ जाती है और संतुलन जो है, बैलेंस हम लोग खो देते हैं, लॉस ऑफ बैलेंस, जिसकी वजह से हमें चलने में दिक्कत आता है। ठीक है, सीवियर काउज में। तो ये सब आपके सिम्टम्स है। यौगिक उपचार क्या करेंगे? तो योग शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाकर दर्द जो है कम करता है। तो ये हम बॉडी, इसमें ऐसा अभ्यास करना है जिससे हमारा बॉडी स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बने। तो उसके लिए हम लोग आसन देखेंगे, आसन में ताड़ासन करेंगे, उसके साथ ही अर्धकटी चक्रासन, मकरासन, शलभासन, धनुरासन, भुजंगासन, सेतुबंधासन, तो ये सारे आसन करना है। टिटिवासन और गोमुख आसन यहाँ पे वर्जित बताया गया है। ठीक है, प्राणायाम में देखेंगे तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, गहरा डायफ्रामिक जो है ब्रीदिंग करना है, और तंत्रिका तनाव को कम करेंगे। तंत्रिका जो है ये सब क्या करेगा? तो तंत्रिका के तनाव को कम करेगा, रिड्यूस करेगा। बंद देखेंगे, मुद्रा देखेंगे तो अश्विनी मुद्रा लगाएंगे, पेल्विक फ्लोर मजबूत करेगा ये। और शीतलीकरण अगर ध्यान हम लोग देखते हैं तो ध्यान में अजपा जप का ध्यान करेंगे, अजपा जप, योग निद्रा करेंगे। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं जो है हमें योग में करने हैं। सावधानियां क्या देखना है इसमें? तो आपको जो है आगे की ओर झुकना, आगे की ओर अधिक नहीं झुकना है, भारी वजन नहीं उठाना है, अचानक झटके वाली गतिविधि नहीं करनी है, ठंडी सतह पर नहीं बैठना है। तो ये सारी चीजें जो है सावधानियां आपको रखना है। लाभ, योग की वजह से तो दर्द और अकड़न में कमी आएगी, रीढ़ की लचक और शक्ति बढ़ेगी, तंत्रिका जो है संपीड़न एवं जोखिम कम होगा, और डिस्क पर दबाव कम होता है इस योग को अगर हम लोग अपनाएंगे तो। ओके, क्लियर है सभी को? बताइए। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हम लोग देख लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे
प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिबल डिस्क, ठीक है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क, जिसे हम लोग प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क PIVD के नाम से जानते हैं। इसे स्लिप डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है, स्लिप डिस्क। उस पे भी हम लोग देखे थे वो आगे चल के, तो यहाँ पे स्लिप डिस्क भी देखने को मिलेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क जो है ऐसी स्थिति है जिसमें रीढ़ की कोशिकाओं, जो वर्टिब्रा है, उसके बीच में स्थित इंटरवर्टिबल डिस्क के भीतर जेल जैसे भाग, जो आपका न्यूक्लियस, जो जो जेल वाला जो भाग होता है, पल्पोसस होते हैं, अपने रेशेदार बाहरी आवरण के टूटने के कारण बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो है बाहर की ओर निकल जाता है। इसमें जो रीढ़ की जो आपकी केशिकाएं हैं, जो वर्टिब्रा है केशिकाएं, उसके बीच में जो इंटरवर्टिबल डिस्क होते हैं, उसके भीतर की जो जो जेल है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। रेशेदार जो बाहरी आवरण जो है वो टूट कर क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग उसे प्रोलैप्स वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, ठीक है। और बाहर निकली हुई डिस्क जो है वो स्पाइनल कॉर्ड या फिर स्पाइनल नर्व्स रूट पर दबाव डालती है। तो जो बाहर निकल जाती है ना, बाहर निकली हुई जो स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल नर्व्स जो है, ये रूट्स पर क्या करती है, दबाव डालती है। आम भाषा में इसे स्लिप डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है, तो स्लिप डिस्क भी इसे बोला जाता है, याद रखिएगा आम भाषा में। प्रोलेप्स इंटरवर्टिबल डिस्क को अलग से हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो स्लिप डिस्क के नाम से जानेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि रीढ़ की जो वर्टिब्रा है, उसके बीच की जो जेल जैसी जो सब चीजें होती है, वो जो है क्या हो जाती है, जो रेशेदार बाहरी आवरण जो है वो टूटकर बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से डिस्क, जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो स्पाइनल नर्व्स है, उसमें जो है दबाव बढ़ जाता है, जिसे हम लोग स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं, PIVD भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि इस डिस्क का सामान्य कार्य क्या है। तो झटके, जो हमारा इंटरवर्टिबल डिस्क है वो क्या कार्य करता है, नॉर्मल अगर इसका फंक्शन देखते हैं तो झटके को अवशोषित करता है, ठीक है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, चलने दौड़ने, भार उठाने में के दौरान रीढ़ की सुरक्षा करता है इंटरवर्टिबल डिस्क। उसके साथ ही लचीलेपन की अनुमति देता है, शरीर को आगे पीछे पार्श्व झुकाव एवं ट्विस्टिंग में मदद करता है। ये जो डिस्क होते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क, केशिकाओं को जो है स्थिर बनाए रखता है, स्टेबिलिटी बनाए रखता है, रीढ़ की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखता है, ये जो हमारा इंटरवर्टिबल डिस्क है। लेकिन उसी में जब प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स को देखते हैं। ओके, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे, डिस्क के बारे में। तो बाहरी परत कमजोर हो जाती है, अंदर का जेल पदार्थ बाहर निकल जाता है, याद रखिएगा अंदर का जो जेल पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। ये नशे पर दबाव डालता है और यही दबाव जो है दर्द, शून्यतापन, झुंझुनी और कमजोरी पैदा करता है, ठीक है। ये इसका पैथोलॉजी इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलता है। इसके काउज देखेंगे, रिस्क फैक्टर देखेंगे। तो भारी वजन उठाने से प्रॉब्लम हो सकता है, गलत शारीरिक मुद्रा की वजह से, लंबे समय तक झुक कर बैठने की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से, डिस्क का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होने से, मोटापा होने से और अचानक झटके की वजह से, दुर्घटना या फिर चोट की वजह से भी हो सकता है, धूम्रपान की वजह से भी हो सकता है और व्यायाम में कमी की वजह से भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। सिम्टम्स देखेंगे इसमें, तो कमर दर्द में या गर्दन में तेज दर्द होता है। इसके सिम्टम्स में कमर या गर्दन में तेज दर्द होगा, दर्द का नितंब, पैरों, कंधों, हाथों में फैलना, यानी कि ये पहले तो गर्दन और कमर और गर्दन में दर्द होता है, लेकिन अगर नितंब में दर्द होने लगे, पैरों में दर्द है, कंधों में दर्द है, ये धीरे धीरे फैलने लगता है। शून्यतापन देखने को मिलता है, ठीक है, नंबनेस, तो शून्यतापन जो है देखने को मिलेगा, झुनझुनी देखने को मिलेगा, मांसपेशियों की कमजोरी, चलने बैठने में कठिनाई, खांसी और छींकने में दर्द होगा, ठीक है। तो इतनी समस्या है कि खांसने और छींकने में भी दर्द होता है। तो जब पैर में फैलने वाला दर्द हो तो ये साइटिका कहलाता है। तो जब ये इसका दर्द जब पैर में फैल जाता है तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, साइटिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग आगे साइटिका बोलेंगे, याद रखिएगा, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क। आगे चलकर अगर पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो साइटिका कहलाएगा, ठीक है। गंभीर संकेत,
तो तुरंत चिकित्सा जो है आवश्यक हो जाता है इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द होता है। मलमूत्र नियंत्रण में विकार उत्पन्न होता है, पैर बहुत कमजोर हो जाता है और वेदना का पूर्ण अभाव हो जाता है। ठीक है, सेंसेशन जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, सेंसेशन जो होता है लॉस हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग योग और प्राकृतिक उपचार में देखेंगे कि दर्द कम करना हमारा गोल रहता है योग के द्वारा। अगर हम इसमें हटाना चाहते हैं तो नसों में दबाव को हटाना पड़ेगा, रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत करना पड़ेगा और लचीला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें योग के माध्यम से करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे नेचुरोपैथी में अगर देखते हैं तो एनिमा दिया जाता है, जिससे पेट साफ कर दबाव कम करता है। मड थेरेपी सूजन एवं जलन कम करेगा। हाइड्रोथेरेपी रक्त संचार में सुधार करेगा। मालिश करेंगे, मांसपेशियों में विश्राम देता है। फिजियोथेरेपी जो है आपके अस्थाई संरचनात्मक सुधार करता है। तो ये सब हमारा नेचुरोपैथी हो गया। योग में देखेंगे तो आसन, प्रारंभिक अवस्था में क्या करेंगे? मार्जरी आसन, मकरासन, कटी चक्रासन, ताड़ासन, ये सारे आसनास करवा सकते हैं हम लोग। दर्द कम होते ही, जब दर्द हमारा कम हो जाएगा उसके बाद भुजंगासन देना है। सलभासन, मरकट आसन, वीरभद्रासन, उत्थित त्रिकोणासन और ऊर्ध्वमुख श्वानासन, ये दर्द कम होने के बाद शुरुआत में हम लोग वही अभ्यास करवाएंगे। ओके, विशेष लाभ अगर हम लोग देखते हैं तो मकरासन से आपका जो है नर्व दबाव में राहत मिलेगा। मार्जरी आसन से आपके स्पाइनल में लचक और रक्त प्रवाह होगा। भुजंग आसन से डिस्क जो अंतराल है वो बढ़ेगा। सलवासन से पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करेगा और मरकट आसन जो है तंत्रिका संपीड़न को कम करता है। ध्यान, श्वास और ध्यान में देखेंगे तो डायफ्रेमिक ब्रीदिंग करेंगे, जिससे दर्द के प्रति संवेदनशीलता कम होगा। अनुलोम विलोम मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। योग निद्रा जो है दर्द की अनुभूति को कम करेगा। अजपाजप मानसिक तनाव को घटाएगा। ओके, सावधानियां क्या रखना है इसमें? तो आगे झुकने वाले आसन ना करें। ठीक है, जैसे कमर दर्द में बोलते हैं ना, आगे झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करना है। अचानक वजन न उठाए, झटका कूद या रनिंग ना करे। पीठ सीधी रखते हुए उठना है और बैठना है। रोजाना नियमित योग अभ्यास करेंगे तो समस्या जो है कम हो सकती है। ओके, क्लियर है सभी को? प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क। ओके, रुपेंद्र जी, मीनाक्षी, जोशना जी, सभी लोग थम कीजिए। रूबी जी, हेमलता जी, रंजना जी, डॉली जी। चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे गर्दन संबंधित स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, सारा हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस को देख रहे हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को देखेंगे। ठीक है, सर्वाइकल सर्वाइकल वाले आपके नर्व से रिलेटेड। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है यहाँ पे भी आपके जो है अपक्षयी हो जाता है। ठीक है, वियर एंड टीयर हो जाता है, घिस पिट जाता है वो स्थान जो आपके गर्दन वाला एरिया है, सर्वाइकल वाला एरिया है, वहां पे घिस पिट जाती है आपके नसें। ठीक है, डेजिनरेटिव हो जाता है, जो कि गर्दन में क्या करता है स्थित स्पाइनल डिस्क, जो सर्वाइकल स्पाइनल डिस्क है, जो आपकी वर्टिब्रा है, हड्डियां हैं, और जो स्नायु बंध है, जो लिगामेंट है, उसको ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो गर्दन में जो स्पाइनल डिस्क है, जो वर्टिब्रा है, जो लिगामेंट्स है, तो उसको प्रभावित करता है, इस वजह से इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। सब में वही घिसपिट ही होगा आपका, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। सालों में जो है धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन, गर्दन में दर्द, अकड़न, नसों में दबाव, तंत्रिका लक्षण का कारण बनता है। तो धीरे धीरे, शुरू में तो आपको जैसे कि अकड़न होता है, जैसे कभी कभी हम लोग भी पढ़ाने बैठे रहते हैं, लगातार बैठे रहते हैं, लगता है गर्दन एक ही जैसा है, तो ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अकड़न जैसा भी लगना, तो ये भी हमेशा मतलब एक ही जैसा नहीं बैठना है, हमेशा कुछ ना कुछ गर्दन में मूवमेंट करते रहना है, ताकि वो एक जैसा ना रहे। तो धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन, गर्दन में दर्द, अकड़न, नसों में दबाव पड़ता है, तंत्रिका लक्षण का जो है ये कारण बन जाता है। ठीक है, धीरे धीरे कैसे होता है? तो डिस्क का निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, डिहाइड डिहाइड्रेशन हो जाता है डिस्क का। हड्डियों में उभार हो जाता है, बोन जो है आपका स्पर्श हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियोपैथिक्स जो है, यानी हड्डियों का उभार आ जाता है। स्नायु बंध कठोर हो जाता है, लिगामेंट जो होता है स्टिफनेस हो जाता है, और डिस्क का जो है हार्निएशन हो जाता है। ठीक है, डिस्क का हार्निएशन हो जाता है।
तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पैथोलॉजी में देखते हैं अगर हम लोग तो कैसे होता है। सिम्टम्स देखेंगे तो गर्दन में दर्द होगा, नेक पेन होगा, गर्दन का कठोर होना। ठीक है, तो गर्दन का कठोर होना, स्टिफनेस होना, कंधे, हाथ, उंगलियों में दर्द होना। तो देखिएगा कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कंधे में, हाथ में, उंगलियों में। झुंझुनी आना, सुन्नपन आना, मांसपेशियों की कमजोरी, संतुलन में कठिनाई, चलने में कठिनाई, उसके बाद मल मूत्र नियंत्रण में कमी। अंतिम लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सीय सहायता जो है आवश्यक है। अंतिम लक्षण दिखेगा तो तुरंत आपको चिकित्सीय सलाह चाहिए। ये सब सिम्टम्स जो है देखने को आएगा। आगे देखते हैं। अब रिस्क फैक्टर क्या है, तो बढ़ती उम्र की वजह से भी देखने को मिलता है, गलत मुद्रा में बैठने की वजह से, लंबे समय तक कंप्यूटर मोबाइल का उपयोग करने से, गर्दन की चोट की वजह से, बैठने वाला दिनचर्या अगर है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, धूम्रपान है, भारी कार्य में गर्दन पर तनाव डालते हैं, अनुमानसिक, तो ये सारा चीज जो है देखने को आपका मिलता है रिस्क फैक्टर। ओके, आगे देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन में। तो नर्व रूट जो है कंप्रेशन, और स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन, उसके साथ ही आपके ड्रॉप हैंड्स और क्रॉनिक दर्द। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिल सकता है इसके सिम्टम्स में। ठीक है, योग और चिकित्सा देखेंगे, उपचार। तो यहाँ पे गर्दन के ऊपरी रीढ़ में तनाव हमें कम करना होगा, गर्दन के ऊपरी रीढ़ में तनाव कम करना होगा, नसों से दबाव हटाना होगा, मांसपेशियों को मजबूत एवं लचीला बनाना होगा, बेहतर रक्त संचार करना होगा, और दर्द एवं अकड़न कम करना होगा। तो ये सारी चीजें हमें करना है। अब हम लोग कौन सा योगाभ्यास या नेचुरोपैथी देंगे वो देखते हैं। ओके, तो आसन हम लोग देखेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, मांसपेशियों की संपूर्ण खिंचाव करता है सूर्य नमस्कार। भुजंग आसन देंगे, जिसमें गर्दन और ऊपरी रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत करेगा भुजंगासन। ताड़ासन रीढ़ की लंबाई और संरेखन सुधारेगा। सर्पासन गर्दन पर तनाव को कम करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। टिटिवासन कंधे एवं ऊपरी पीठ की मांसपेशियों में मजबूती आएगा। बालासन गर्दन के तनाव को तुरंत कम करता है। मत्स्य आसन गर्दन को आगे पीछे भाग का खिंचाव, और अर्ध नौकासन यानी कि ऊपरी मसल्स को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो ये सब आसनास हमें करना है। अर्ध सलवासन करेंगे, ठीक है, जो आपके आपके पो स्टीरियल मस्कुलर चेन को जो है एक्टिवेशन करेगा। शशांक भुजंगासन प्रोलैप्स जो है एक्सटेंशन ट्रेनिंग देगा आपके। अर्ध मत्स्येंद्रासन स्पाइनल जो है ट्विस्ट और नर्व प्रेशर में राहत देगा। धनुरासन बैक स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। मार्जरी आसन स्पाइनल मोबिलिटी और रक्त का संचार करेगा। सेतु बंदासन सर्वाइकल नर्व्स जो है रिलैक्सेशन करेगा। और मकरासन जो है दर्द और अकड़न दूर करेगा। योग निद्रा मानसिक तनाव कम कर दर्द की अनुभूति को घटाएगा। ठीक है, तो ये सब योगाभ्यास हमें करना है। अब सावधानी क्या रखना है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, तो आगे झुककर काम ना करें। ठीक है, आगे झुकने वाला काम नहीं करना है। भारी वजन कंधों पर ना उठाएं। मोबाइल को नीचे देख कर न चलाएं। तकिए की जो है ऊंचाई सामान्य रखना है। ये सब करना होगा। गर्म और ठंडी सिकाई बारी 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 से करना है। रोज हल्का योग और स्ट्रेचिंग करना है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें करना है। सर्वश्रेष्ठ श्वसन और ध्यान अभ्यास देखेंगे, तो यहाँ पे अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है, जो कि नसों को शांति और ऑक्सीजन को बढ़ाएगा। ओके, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जो कि तंत्रिका तनाव को कम करेगा, सर दर्द को कम करेगा। कपालभाति हल्का करना है, जो कि मस्तिष्क में रक्त का संचार करेगा। योग निद्रा दर्द की अनुभूति को कम करेगा। ओके, क्लियर है सभी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? ओके, ज्योत्सना जी, रुपेंद्र जी, सभी लोग थम कीजिए, एक्टिव है ना? आनंद जी, रूबी जी, डॉली जी, हेमलता जी। ओके, प्रणति जी,
अब हम लोग देखने वाले हैं गठिया, ठीक है। अर्थराइटिस के बारे में देखेंगे, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस पेन, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ओ ए शॉर्ट फॉर्म में देख बोलते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस। इसमें जोड़ के अंदर सुरक्षात्मक उपास्थि जो है टूट जाती है, ठीक है। तो जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, उसके जो बीच में जो प्रोटेक्ट करने वाली जो सुरक्षात्मक उपास्थि होता है, जो कार्टिलेज होता है, प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होता है, तो वही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। जिससे हड्डियां जो है एक दूसरे से रगड़ जाती है, टूट जाता है तो हड्डियां एक दूसरे से रगड़ जाती है और फिर गंभीर दर्द होता है, ठीक है। अर्थराइटिस पेन गंभीर दर्द होता है, उम्र बढ़ने पर सबसे आम कारण है, तो उम्र बढ़ने का सबसे आम कारण है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो याद रखिएगा, जो प्रोटेक्टिव जो आपके कार्टिलेज है वो आपके ज्वाइंट्स में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके वजह से एक दूसरे में हड्डियों में क्या होता है, रगड़ उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से गंभीर दर्द होता है, और ये उम्र जो है इसमें आम समस्या देखने को मिलता है। दर्द क्यों होता है, तो घिसी हुई उपास्थि के कारण हड्डियां का सीधा संपर्क हो जाता है, जब घिस जाती है हमारी कार्टिलेज तो वो हड्डियों से सीधे संपर्क हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है और जोड़ों में जलन और सूजन हो जाता है, ठीक है। इरिटेशन और इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे रूमेटिक गठिया के बारे में देखेंगे, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन भी बना हुआ है रूमेटिक अर्थराइटिस के बारे में, ठीक है। अर्थराइटिस के टाइप में हम लोग रूमेटिक अर्थराइटिस को देख रहे हैं। ये ऑटो इम्यून बीमारी है, ठीक है, ऑटो इम्यून। कहाँ चल रहा है ये, ऑटो इम्यून काम के, ये ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र जो है जोड़ों पर हमला कर देता है, ठीक है। तो हमारी खुद की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करता है, ज्वाइंट्स पे क्या करता है, अपने ही सेल को मारने लगता है, तो ऑटो इम्यून जो है ये डिजीज है, ठीक है। हमारी इम्यून क्या करती है, खुद जो है उसे अपने ही सेल पे जो है हमला कर देती है, जिसके वजह से हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है दो जोड़ों पर हमला कर देती है, और जो है रोमेटिक गठिया में देखने को मिलता है। इसी वजह से ऑटो इम्यून बीमारी भी बोलते हैं, डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो हमारी जो साइनोवियल जो झिल्ली है, साइनोवियल जो फ्लूइड है, जो झिल्ली है, उसमें सूजन से उपास्थि और हड्डियां नष्ट होने लगती है, ठीक है। तो साइनोवियल जो है उस वो जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कार्टिलेज है और जो बोन है उस वो जो है नष्ट होने लगती है। दर्द क्यों होगा, तो सूजन के कारण जोड़े गर्म, सूजे और दर्दनाक हो जाते हैं, ठीक है। तो रोमेटिक अर्थराइटिस में याद रखना है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है खुद ही ज्वाइंट्स पर अटैक करती है, ठीक है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत हमारी रोमेटिक जो है गठिया आती है, रोमेटिक अर्थराइटिस। सोरियाटिक गठिया, सोरियाटिक गठिया को पीएसए के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी ऑटोइम्यूनो इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, ऑटोइम्यूनो इन्फ्लेमेटरी। इसमें जो है त्वचा रोग यानी सोराइसिस के साथ ज्यादा जो है देखा जाता है। तो त्वचा रोग आपका सोराइसिस है, ठीक है, एक ही जगह पे बहुत देर तक खुजली होते रहता है, ठीक है, उस जगह का चमड़ा उखड़ने लगता है, जैसे कि डैंड्रफ होता है ना, डैंड्रफ टाइप का, वहां से व्हाइट व्हाइट जो निकलता है वो सोराइसिस टाइप हो जाता है, ठीक है, नोचनी होगा लगातार उस जगह पे, और फिर रेडनेस हो जाता है धीरे धीरे। तो त्वचा रोग सोराइसिस के साथ इसको देखा जाता है, किसको, सोराइटिक गठिया, इसका नाम ही है सोराइटिक गठिया, तो सोराइसिस के साथ हम लोग इसको देखते हैं। दर्द क्यों होता है, तो जोड़ों में सूजन हो जाएगा, टेंडन लिगामेंट में दर्द होगा, ठीक है। तो हमारे लिगामेंट में, टेंडन में जो है दर्द देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे फाइब्रो माइल्गिया, ठीक है, फाइब्रो माइल्गिया। ये जो है आपका केंद्रीय दर्द सिंड्रोम है, सेंट्रल पेन सिंड्रोम है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड दर्द संकेत को अधिक महसूस करता है, ठीक है। तो आपका ब्रेन और स्पाइनल जो है वो ज्यादा ही दर्द को महसूस करता है, हल्का स्पर्श भी तेज दर्द बन जाता है। तो थोड़ा सा छुएंगे भी तो एलोडो एलोडोनिया भी इसको बोलते हैं, हल्के स्पर्श से जो है दर्द होता है। लक्षण दर्द के साथ अत्यधिक थकान लगना, नींद की समस्या, ध्यान की कमी, मूड समस्या, तो ये सब जो है देखने को मिलता है, ठीक है, फाइब्रो माइगीलिया में, माइगिया में, माइल्गिया में, ओके। गाउटर देखेंगे तो यहाँ पे अधिक यूरिक एसिड जोड़ों में क्रिस्टल बनकर चुभन और सूजन करता है। तो यहाँ पे हमारे ज्वाइंट्स में क्या होता है, क्रिस्टल हो जा रहा है, ठीक है, चुभन और सूजन होता है। खासकर बड़े पैर के अंगूठों में दर्द होता है,
तो आपके जो पैर के अंगूठे हैं उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है, बड़े अंगूठे में, ठीक है, पैर के गाउटर में। उसके बाद है ल्यूपस। ल्यूपस में बहुत अंग ऑटो इम्यून बीमारी है, बहुअंग ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें जोड़, त्वचा, गुर्दे, रक्त आदि प्रभावित होता है, यानी इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित हो जाती है जो ल्यूपस है, ठीक है। ल्यूपस बहुअंग ऑटो इम्यून बीमारी बोलते हैं। ज्वाइंट, स्किन, किडनी, ब्लड, इटीसी बहुत सारी चीजें प्रभावित हो जाती है। दर्द क्यों होता है? तो जोड़ों और मांसपेशियों की पुरानी सूजन की वजह से, ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से। ओके, क्लियर है सभी को? अब हम लोग देख लेते हैं रियोमेटिक अर्थराइटिस को, देख रहे थे, उसे और भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपके लक्षण देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे तो टेंडर, वार्म्स और स्वॉलन हो जाता है ज्वाइंट्स। सुबह की अकड़न, स्पेशली यहाँ पे याद रखेगा, मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलता है, सुबह में अकड़न दिखने को मिलेगा। थकान, बुखार और वजन कम होना, तो यहाँ पे थकान होगा, बुखार होगा और वजन कम होगा। द्विपक्षीय प्रभाव, यानी कि शरीर के दोनों और समान जोड़ों में, ठीक है, तो दोनों तरफ देखने को मिलेगा, शरीर के दोनों समान जोड़ों में देखने को मिलेगा। और शरीर के अन्य भाग जिन पर प्रभाव पड़ेगा, इसका अन्य रोमेटिक गठिया का जो है और कहाँ का प्रभाव पड़ेगा, तो आपकी स्किन पे, आपके आईज में, आपके लंग्स में, आपके हार्ट में, किडनी में, नर्व्स में, आपके नर्व्स में, बोन मैरो में और ब्लड वेसल्स में। तो सो देखिए इतनी सारी समस्या जो है देखने को मिल सकता है रोमेटिक अर्थराइटिस की वजह से, ठीक है, प्रभाव पड़ेगा उसकी वजह से। अब यहाँ पे जो रोमेटिक अर्थराइटिस है और जो आपके ऑस्टियो अर्थराइटिस है, इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला होता है रोमेटिक अर्थराइटिस में, ऑटो इम्यून अटैक होता है। जबकि आपके ऑस्टियो अर्थराइटिस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपकी जो उपास्थि लिगामेंट है उसमें वियर और टियर हो जाता है, घिस-पिट जाता है। शुरुआत में धीरे लेकिन तेजी से बढ़ता है आपका रोमेटिक अर्थराइटिस, शुरू में धीरे से लेकिन तेजी से। और जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो उम्र के साथ देखने को मिलता है, धीरे धीरे। और आपको रोमेटिक अर्थराइटिस में सुबह ज्यादा जो है देखने को मिलेगा आपका जकड़न, दर्द। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में गतिविधि के बाद, जब आप कुछ काम करेंगे उसके बाद प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और रोमेटिक अर्थराइटिस में दोनों तरफ ज्वाइंट में समान दर्द होगा। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक तरफ भी हो सकता है, एक साइड भी दर्द होगा, ठीक है। अब गठिया और अर्थराइटिस के लिए हम लोग यौगिक उपचार देखेंगे, ठीक है। तो पहले जैसे हम लोग देखे हैं, पूर्व कर्म जैसे देखे हैं, तो उसी के जैसा करेंगे। कपालभाति पेट की चर्बी घटाने और सूजन को कम करने में सहायक है। लघु संग प्रक्षालन यहाँ पे करेंगे, जो पाचन में सुधार लाएगा, विषैले तत्व जो है बाहर निकालेगा। सूक्ष्म व्यायाम करना है, ज्वाइंट लूजिंग करना होगा हमें, गर्दन का, कंधा का, कलाई का, घुटना का और टखने का जो है हमें सूक्ष्म व्यायाम करना होगा। ओके, आसन भी देख लेते हैं। ताड़ासन करेंगे, मार्जरी आसन, सेतु बंदासन, बाल आसन, भुजंग आसन, अर्धमश्चेंद्र आसन, मकर आसन, ये सारे जो है आसनास हमें करना है। प्राणायाम में भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करेंगे। उसके साथ ही मुद्रा में यहाँ पे योग मुद्रा को करेंगे और ज्ञान मुद्रा को करेंगे। शीतलीकरण में योग निद्रा और कमर उदर श्वसन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एब्डोमिनल जो है ब्रीदिंग करेंगे, उदर श्वसन होगा, इसमें कम आएगा, ठीक है, दर्द को कम करेगा, यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब जो है क्या चीजें को ध्यान रखना है, दर्द वाले जोड़ों में अधिक वजन न डालें, जहां भी दर्द है उसमें ज्यादा जोड़ नहीं डालेंगे। ठंडे मौसम में जो है शरीर गर्म रखेंगे। जंक फूड, तला भुना, शराब, धूम्रपान से बचना है। ओमेगा 3 वाली डाइट लेना है, हेल्दी, मेथी, अलसी, ये सब लाभदायक देखने को मिलता है। ओके, क्लियर है सभी को? बताइए, रुपेंद्र जी, मेघा जी, रूबी जी, रोशना जी, लता जी। ओके, अब हम लोग देखने वाले माइग्रेन, ठीक है। माइग्रेन के बारे में देखेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो चुका है जिसमें हम लोग माइग्रेन को देखेंगे। ये आपके स्नायु तंत्र संबंधी विकार, माइग्रेन जो है एक पुरानी न्यूरोलॉजिकल विकार है, याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है? तो न्यूरोलॉजिकल है। हाँ रुपेंद्र जी बोलिए। ये मसल वाले में वो डॉर्सल वाला छूट रहा है क्या? जो भी छूटेगा हम उसको कवर कर देंगे, ठीक है। जी। अभी तक तो फिलहाल देख लेते हैं, जो भी छूटेगा वो आपका पीवाईक्यू में भी कवर होगा।
जब हम लोग पीवाईक्यू करेंगे ना तो क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा कि एग्जाम में और भी चीजें क्या पूछी गई है और उसे और कवर करेंगे। ठीक है, सिलेबस में फिलहाल हम लोग जो देख रहे हैं वो सारा हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, जो नहीं होंगे हम उसे भी रख देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं माइग्रेन, जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। बार बार जो है मध्य से गंभीर सर दर्द होता है। ठीक है, तो मध्य से गंभीर, यहाँ पे आपको सर दर्द होता है माइग्रेन में। आमतौर पर सिर के एक हिस्से में जो है धड़कन जैसे दर्द होता है, सिर के एक हिस्से में माइग्रेन में। और ये सर दर्द जो हमारा 2 से 72 घंटे तक बना रहता है। ठीक है, तो 2 घंटे से लेके 72 घंटे तक बना रह सकता है। दर्द जो है शारीरिक गतिविधि से भी बढ़ जाता है। ठीक है, शारीरिक गतिविधि से दर्द बढ़ जाता है, माइग्रेन में सर दर्द होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। माइग्रेन के सामान्य लक्षण देखेंगे, मितली उल्टी जैसा लगेगा, प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहेंगे। ठीक है, सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा लाइट के प्रति, ध्वनि के प्रति संवेदनशील, मतलब इतना चिड़चिड़ा जाते हैं ना लोग, अगर ज्यादा लाइट उसके सामने है तो तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, ज्यादा आवाज अगर सुनेंगे सोते समय तो उस समय चिड़चिड़ा हो जाएंगे, अत्यधिक थकान लगेंगे, मानसिक बेचैनी जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है सामान्य लक्षण देखते हैं। माइग्रेन के 4 चरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो प्रोड्रोम स्टेज, प्रोड्रोम स्टेज में हम लोग देखेंगे माइग्रेन आने के 1 से 2 दिन पहले क्या संकेत दिखाएगा। तो मूड बदलेगा, भूख में बदलाव आएगा, गर्दन में अकड़न लगेगा और अधिक प्यास लगेगा, बार बार जम्हाई आएगा। तो ये देखने को मिलता है प्रोड्रोम स्टेज में। ठीक है, प्रोड्रोम स्टेज में 1 से 2 दिन पहले मूड बदलना, भूख लगना, गर्दन में अकड़न होना, अधिक प्यास लगना, बार बार जम्हाई लेना, तो ये सारी सिम्टम्स देखने को आता है। दूसरा है हमारा ऑरा स्टेज। ऑरा स्टेज में सभी रोगियों में नहीं होता है, लेकिन लगभग 3 में से 1 रोगी को जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या, तो ऑरा के लक्षण तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं, यानी प्रकाश की चमक दिखाई देना, जिग जैग लहराती दृष्टि देखने को मिलना, उसके साथ बोलने में कठिनाई होना, बाजू चेहरों में झुनझुनी होना, ये सब जो है सिम्टम्स देखने को मिलता है। 3 में से 1 व्यक्ति को इस तरीके के लक्षण देखने को मिलता है ऑरा स्टेज में। ठीक है, अब अटैक स्टेज है, 4 स्टेज हम लोग देख रहे हैं। अब अटैक स्टेज है, इसमें असली सर दर्द वाला चरण है ये, 4 से लेके 72 घंटे तक रहता है। ठीक है, 4 से लेके 72 घंटे तक दर्द एक और या फिर दोनों और भी हो सकता है। तेज आवाज, रोशनी, शारीरिक मेहनत दर्द को बढ़ाती है, शारीरिक मेहनत जो है दर्द को बढ़ा देगा। ये आपका क्या है, अटैक स्टेज है। अब पोस्ट ड्रोम स्टेज देखेंगे, पोस्ट ड्रोम स्टेज, इसमें जो है दर्द खत्म होने के बाद अंतिम चरण है, जहां भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन होगा, कमजोरी होगा, धुंधलापन या थकान होगा, मूड बदलेगा, प्रकाश ध्वनि में संवेदनशीलता बनी रहेगा। ठीक है, बना रहेगा। ओके, तो ये आपका पोस्ट जो है ड्रोम स्टेज है। तो ये 4 स्टेज जो है माइग्रेन के ध्यान रखेंगे। ओके, क्यों होता है माइग्रेन, तो ये अनुवांशिक कारण है। ठीक है, अनुवांशिक कारण की वजह से माइग्रेन परिवार से चलता है, घर में अगर किसी को है तो जेनेटिक जो है टेंडेंसी देखने को मिलता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन, माइग्रेन जो है मस्तिष्क ट्राइजेमिनल तंत्रिका के साथ असामान्य प्रतिक्रिया करता है और सेरोटोनिन रसायन असंतुलित हो जाता है। तो जो सेरोटोनिन है उसमें क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है सेरोटोनिन में। माइग्रेन अटैक के दौरान जो है सेरोटोनिन का स्तर घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सेरोटोनिन का स्तर क्या हो जाता है, घट जाता है। ट्राइजेमिनल तंत्रिका न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज करता है और जो ट्राइजेमिनल तंत्रिका है वो न्यूरोपेप्टाइड को रिलीज करेगा। इससे मस्तिष्क की झिल्ली जो है मेनिंजेस में सूजन और दर्द होता है, जिसकी वजह से हमारे जो मस्तिष्क की जो झिल्ली है, जो मेनिंजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, दर्द हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ट्रिगर क्या है, तो तनाव, अनियमित नींद होना, खाली पेट रहना, अधिक स्क्रीन समय, तेज रोशनी, तेज आवाज, हार्मोनल बदलाव होना, चॉकलेट, चीज, फास्ट फूड, एमएसजी युक्त खाद्य पदार्थ जो है लेना। ठीक है, माइग्रेन के यौगिक उपचार देखेंगे तो तनाव जो है लक्ष्य में तनाव घटाना होगा, हमें तंत्रिका तंत्र को शांत करना होगा, रक्त प्रवाह में संतुलन लाना होगा। तो ये चीजें हम लोग योगाभ्यास के थ्रू करेंगे, तनाव को घटाएंगे,
तंत्रिका तंत्र को शांत करेंगे और रक्त प्रवाह में संतुलन लाएंगे। ओके, सबसे पहले शुद्धि क्रिया में देखेंगे तो कुंजल करेंगे, एसिडिटी और तनाव को कम करता है। नेति क्रिया करेंगे, तंत्रिका तंत्र और स्पाइनल मार्ग को शुद्ध करेगा। संघ प्रक्षालन करेंगे, पाचन शुद्धि और डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। क्लींजिंग क्रियाज आसनाज में देखेंगे तो आपके हस्तपादासन मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाएगा। पश्चिमोत्तानासन तंत्रिका शांति देगा। बाल आसन मानसिक शांति में राहत देगा। मार्जरी आसन रीढ़ एवं तंत्रिका को शिथिल करेगा। अधोमुख श्वानासन सर में रक्त का प्रवाह करेगा। सेतु बंदासन सरदर्द और गर्दन के तनाव को कम करेगा। पद्मासन मन को शांत करेगा। जानु शीर्षासन, जानु यहाँ आ गया, जानु शीर्षासन मानसिक स्थिरता। वीरासन तनाव और थकान को दूर करेगा। शवासन संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को विश्रांति देगा। प्राणायाम देखेंगे तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ऑक्सीजन और ऊर्जा को बढ़ाएगा। नाड़ी शोधन तंत्रिका संतुलन एवं तनाव को नियंत्रित करेगा। भ्रामरी देखेंगे तो त्वरित सरदर्द में राहत देता है। उदर श्वसन एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी मन शांत और जो है हार्मोनल संतुलन को बनाए रखेगा। ध्यान में देखेंगे तो रिलैक्सेशन योग निद्रा देंगे। माइग्रेन रोगियों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है योग निद्रा। ओम जप करेंगे, ओम चैंटिंग देना है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है करना है। ओके, सावधानी क्या रखेंगे तो उल्टा आसन सरदर्द के समय न करें। तो सरदर्द जब रहेगा तो उल्टा आसन नहीं करना है। योग खाली पेट एवं शांत जगह पे करेंगे। अधिक देर तक स्क्रीन ना देखेंगे। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखना होगा। ओके, क्लियर है सभी को? मेघा जी, रुपेंद्र जी, ज्योत्सना जी, हेमलता जी, सभी लोग थम क्या कीजिए। अब हम लोग टेंशन देखेंगे, स्ट्रेस के बारे में देखेंगे। तो तनाव जो है मन स्थिति से उपजा विकार है। हमारी मन की स्थिति से उपज जाता है ये, ठीक है। आदि व्याधि पढ़े है ना, तो आपकी ये क्या है, आदि है, ठीक है, आदि। तो ये मन स्थिति से उपजा विकार है। मन स्थिति और परिस्थिति के बीच असंतुलन और असमंजस होता है। तो हमारे मन स्थिति यानी कि हमारे पारस्परिक जो है हमारे असंतुलन और असमंजस की वजह से देखने को मिलता है, तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के दौरान व्यक्ति अत्यधिक मानसिक दबाव महसूस करता है, शारीरिक और भावनात्मक लक्षण उत्पन्न करता है। काउज देखेंगे टेंशन का, स्ट्रेस का। तो अत्यधिक कार्यभार या जिम्मेदारी मिल जाने की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, वर्क लोड की वजह से, ठीक है। समय प्रबंधन में कठिनाई अगर हो रहा है, समय का प्रॉपर जो है पुअर टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो देखने को मिलता है। क्यों नहीं कर रहा? अत्यधिक चिंता एवं नकारात्मक विचार की वजह से भी, नेगेटिव थिंकिंग अगर है, एक्सेसिव वरी है, बहुत ज्यादा चिंता में है, नकारात्मक विचार है, तो आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक अगर दबाव है तो भी देखने को मिलेगा। असफलता एवं असुरक्षा की भावना अगर आपके अंदर है तो भी देखने को मिलेगा। नींद में कमी, असंतुलित जीवन शैली की वजह से, अस्वस्थ भोजन एवं कम शारीरिक गतिविधि की वजह से भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, टेंशन, स्ट्रेस आ सकता है। ओके, तनाव के लक्षण देखेंगे तो सर में दर्द होगा, दबाव पड़ेगा, माथे, गर्दन, कंधों में जकड़न होगा, थकान, सुस्ती होगा, चिड़चिड़ापन और क्रोध आएगा, अनिद्रा एवं नींद की कमी, हृदय की गति में वृद्धि, एकाग्रता में कमी, ठीक है, कंसंट्रेशन में जो है प्रॉब्लम आएगा। ओके, तनाव सरदर्द के प्रकार देखेंगे तो तनाव में सरदर्द का भी टाइप्स होता है। एपिसोडिक तनाव सरदर्द, इसमें 30 मिनट से 1 सप्ताह तक रहता है। ये कभी कभी होता है, ठीक है, कभी कभी होता है। 1 वीक तक 30 मिनट तक होगा एपिसोडिक तनाव में। क्रॉनिक तनाव रहेगा तो घंटों तक रहेगा, लगातार या प्रतिदिन हो सकता है ये, ठीक है, डेली के बेस पे हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। उसके साथ ही तनाव के दीर्घकालीन प्रभाव देखेंगे तो उच्च रक्तचाप, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अनिद्रा जो है, इंसोमेनिया देखने को मिलेगा। अवसाद एवं चिंता, एंजाइटी, वो आगे बढ़कर जो है एंजाइटी डिप्रेशन में बदल जाएगा। माइग्रेन, सरदर्द, जैसे हम लोग माइग्रेन ऊपर पढ़े थे तो उसकी समस्या हो जाएगी। पाचन तंत्र से संबंधित रोग, चिंता की वजह से डाइजेशन सही से नहीं होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके दीर्घकालीन प्रभाव देखने को मिलेगा। तनाव प्रबंधन में देखेंगे तो पर्याप्त नींद लेना है, हमें समय का मैनेजमेंट सही से करना है, गहरी श्वास लेना है,
नियमित व्यायाम करना है, संतुलित भोजन लेना है, सकारात्मक सोच और ध्यान और योग करेंगे। ठीक है, स्ट्रेस को कम करने के लिए। तनाव एवं यौगिक उपचार देखेंगे हम लोग। तो योग जो है शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित कर तनाव की प्रकृति को प्राकृतिक रूप से जो है कम करता है। शुद्धिकर्म में, षडकर्म में हम लोग देखेंगे जल नीति, मानसिक तनाव कम करेगा, साइनस साफ करेगा, मस्तिष्क अस्पष्टता करेगा। सूत्र नीति देखेंगे तो आपके जो है भावनात्मक शांति, चिंता की कमी और गहरी श्वास जो है लेने में मदद करेगा। कपालभाति मस्तिष्क ऑक्सीजन को बढ़ाएगा, थकान और तनाव को कम करेगा। आसन में देखेंगे ताड़ासन रक्त प्रवाह को बढ़ाएगा, तंत्रिका तंत्र शांत, त्रियक ताड़ासन, बाल आसन, शशांक आसन, भुजंगासन, सेतुबंधासन, शवासन, ये सारे आसन हमें अपनाना है। शवासन जो है तनाव को कम करने के साथ का सबसे प्रभावी आसन है। ठीक है, शवासन। प्राणायाम में अनुलोम विलोम करेंगे, मन को शांत करेगा, भावनाओं को संतुलित रखेगा। भ्रामरी तो गुस्सा, माइग्रेन, चिंता और जो है उसको कम करेगा। नाड़ी शोधन में मानसिक अस्पष्टता और शांति आएंगी। उद्गीत ओम चैंटिंग अत्यधिक तनाव और अनिद्रा में लाभ करेगा। ठीक है, ध्यान में तो सचेत ध्यान करना है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना है, ओम का चैंटिंग करना है, विपश्यना जो है कर सकते हैं। मन की गति नियंत्रित, चिंता कम, भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। ठीक है, ये सब अभ्यास करने से। क्लियर है सभी को? तनाव हम लोग देख लिए हैं। आगे हम लोग मिर्गी के बारे में देखेंगे, एपिलेप्सी के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं। ठीक है, एपिलेप्सी, मिर्गी, ये भी आपका क्या है, सेंट्रल नर्वस तंत्र से संबंधित विकार है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के अंतर्गत आपका आता है एपिलेप्सी। ठीक है, इसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है। आपकी मस्तिष्क की गतिविधि क्या हो जाती है, असामान्य हो जाती है, जिसके कारण दौड़े दौड़े पड़ते हैं, असामान्य व्यवहार करना। ठीक है, उसके साथ ही संवेदना, सेंसेशन होना, जागरूकता की कमी होना, अवेयरनेस लॉस होता है। तो ये जो मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिसकी वजह से दौड़ा देखने को मिलेगा, बिहेवियर चेंज देखने को मिलेगा, संवेदनाएं, सेंसेशन देखने को मिलेगा, जागरूकता की कमी। ठीक है, बहुत सारे आप कहीं ना कहीं अपने समाज में देखे होंगे, बहुत सारे लोग मिर्गी में अचानक गिर जाते हैं, उनके बॉडी में कंपन होता है, उठने के बाद उसे कुछ पता भी नहीं होता है, लोग उसे जूता वगैरह भी सुंघा देते हैं, इस तरीके से चीजें देखने को मिलता है। तो वही आपके क्या है, मिर्गी है। मिर्गी के रोगी कुछ सेकंड तक एकटक देख सकता है, मतलब अचानक वो गिर गया, आंख खोल के ऐसे फाड़ के देख रहा है, लेकिन उसे कुछ भी उसका सेंसेशन नहीं हो रहा है। उसका माइंड बिल्कुल अनकंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल में नहीं रहता। हाथ पैर अनियंत्रित झटके पड़ते हैं, पूरा बॉडी कांपता है इस तरीके से। ठीक है, तो सेकंड तक जो है एक तक देखेंगे, हाथ पैर अनियंत्रित झटके जो है देखने को मिलता है मिर्गी में। मुख्य लक्षण देखेंगे तो अस्थायी भ्रम, अस्थायी भ्रम होता है, भ्रम हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, टेम्पररी। हाथ पैर में अनियंत्रित मरोड़ती हरकतें, चेतना का नुकसान हो जाता है, कंसियस नहीं रह पाते हैं। ठीक है, कंसियस। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है क्या मेरा? मेरा खुद का नेट चला गया हो रहा है मैम। हो रहा है, हो रहा है। है। तो चेतना का मैम आवाज नुकसान, ब्रेक हो रही है आपकी बीच बीच में। मैम आवाज अभी ब्रेक सही हो है? रही है आपकी बीच बीच में। अभी अभी हाँ अभी अभी सही। ओके, बोलना चाहिए था। एक्चुअली वो नेट मेरा खत्म हो गया था, मोबाइल उसको कनेक्ट नहीं किए थे वाईफाई से। तो चेतना में नुकसान यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाना, अवेयरनेस की कमी हो जाना, भय, चिंता, डीजा व्यू जैसे मानसिक लक्षण जो देखने को मिलता है। ठीक है, एंजाइटी की वजह से। तन्मयता और अचानक जो है ठहर जाना, दौरे के बाद थकान और कमजोरी होना। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिलता है मिर्गी के मुख्य लक्षण में। मिर्गी के कारण लगभग 50% मामलों में अस्पष्ट पता नहीं चल पाता है। तो क्या रीजन है, अभी तक पता नहीं चल पाता है स्पष्ट। संभव कारण क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि मिर्गी रोग हो गया है। ठीक है, तो अनुवांशिक प्रभाव देखने को मिलता है, सर में कभी चोट लग गए हो तो देखने को मिलेगा, मस्तिष्क की स्थिति जैसे ट्यूमर हो, स्ट्रोक हो, उसकी वजह से, संक्रामक रोग की वजह से, प्रसव पूर्व चोट लगा है, प्रसव के पहले जो है प्रसव के पूर्व चोट लग गया है उसकी वजह से,
और विकास संबंधी विकार की वजह से, विकास में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे संभव लक्षण है। बाकी 50% जो है लक्षण का पता नहीं चल पाता है क्या कारण है। ठीक है, मिर्गी के जोखिम कारण पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री है, सर में चोट है, बच्चों में उच्च बुखार के दौरे, तंत्रिका तंत्र का रोग है, नशीले पदार्थ या शराब का अत्यधिक उपयोग कर रहा है तो भी देखने को जोखिम बढ़ जाएगा। मिर्गी में किन चीजों से बचे? बहुत अधिक मोबाइल स्क्रीन जो है, फ्लैशिंग लाइट से दूर रहना है। उसके साथ ही रात में नींद की कमी की वजह से, अत्यधिक तनाव की वजह से, शराब एवं नशीले पदार्थ की वजह से और भोजन में अनियमितता की वजह से। इरेगुलर ईटिंग हैबिट है तो। मिर्गी की सामान्य चिकित्सा के उपचार देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल द्वारा दवाएं, ब्रेन प्रक्रिया की जांच, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, एमआरआई, ठीक है, ये सब करवाएंगे। कुछ मामलों में सर्जरी भी होता है। नियमित दवा और फॉलो अप आवश्यक है। इसमें ध्यान देते रहना पड़ेगा उसके ऊपर कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। अब मिर्गी के यौगिक उपचार देखेंगे तो मिर्गी में योग बहुत लाभकारी है, लेकिन अभ्यास शांत वातावरण में एवं विशेषज्ञ के निर्देशन में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मिर्गी में। ठीक है, लेकिन उसके लिए शांत वातावरण और विशेषज्ञ के निर्देश में होगा तभी। अब यहाँ पे आसन देखेंगे मिर्गी में क्या क्या कर सकते हैं। ताड़ासन तंत्रिका तंत्र को स्थिर करेगा। ऊर्ध्वहस्तासन मस्तिष्क में ऑक्सीजन एवं रक्त के प्रवाह को बढ़ाएगा। पवन मुक्तासन चिंता तनाव को कम करेगा। विपरीत करनी तंत्रिकाओं को शांत और मानसिक स्थिरता देगा। अधोमुख श्वानासन भावनात्मक संतुलन। हलासन मस्तिष्क की शिथिलता तनाव दूर करेगा। उत्थानासन नर्व जो है रिलैक्सेशन। मत्स्य आसन इंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम को संतुलित रखेगा। कपोतासन राजकपोतासन ये जो है मस्तिष्क व रीढ़ को शांत करेगा। शवासन जो है शरीर व मन को पूर्ण विश्रांति करेगा। क्या पूर्ण विश्राम सबसे आवश्यक। शीर्षासन ये तभी करे जब विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में हो, तो शीर्षासन को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शक सही होना चाहिए। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम मस्तिष्क तरंग को संतुलित, दौरे के आशंका को कम करेगा। अनुलोम विलोम तनाव चिंता भय को कम करेगा। भ्रामरी मस्तिष्क को शांत एवं नींद में सुधार लाएगा। उद्गीत मन की स्थिरता एकाग्रता को बढ़ाएगा। गहरी श्वास डीप ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को शिथिल करेगा। कपालभाति मिर्गी में तीव्र गति से नहीं करना है, धीमी एवं हल्की गति से विशेषज्ञ की निगरानी में करेंगे। अवॉइड इसको कर सकते हैं। ठीक है, शीर्षासन एंड कपालभाति। ध्यान में ओम मंत्र का ध्यान कराएंगे। ओम चैंटिंग, ओम मंत्र मेडिटेशन, योग निद्रा, त्राटक केवल प्राकृतिक प्रकाश में। त्राटक जो है केवल प्राकृतिक प्रकाश में करना है, कैसे सूर्य वगैरह को देखना है। मानसिक तनाव भय और उत्तेजना को ये कम करेगा। जीवन शैली में योग के नियम तो सात्विक भोजन लेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, भोजन में लहसुन पालक मेथी केला घी, ज्यादा शक्कर ये नहीं लेना है। ज्यादा शक्कर फास्ट फूड चाय कॉफी कम करेंगे। प्रतिदिन सूर्य का प्रकाश लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मिर्गी जो है न्यूरोलॉजिकल विकार है, लेकिन दवाएं सही जीवन शैली और यौगिक उपचार में इसे नियंत्रित किया जा सकता है। योग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को क्या करता है, संतुलित करके दौरे की आवृत्ति को कम करता है। ओके, क्लियर है सभी को। मिर्गी लता जी, मीनाक्षी जी, जोशना जी, आनंद जी, डॉली जी, रुपेंद्र जी। आगे हम लोग देखेंगे न्यूरोसिस के बारे में। न्यूरोसिस को देखेंगे तो ये तंत्रिका विकार है। ठीक है, न्यूरोसिस यानी कि नर्व डिसऑर्डर है आपका न्यूरोसिस। और ये जो है कब ये शब्द आया है वो लिखा गया कि विलियम कुलेन के द्वारा ये दिया गया था। न्यूरोसिस मानसिक विकार है। ठीक है, मानसिक विकार है, मनोविकृति है, साइकोसिस है, साइकोसिस से भिन्न होता है। ठीक है, न्यूरोसिस मानसिक विकार से भिन्न है। ये न्यूरोसिस में व्यक्ति वास्तविकता पर पकड़ बनी रहती है, जबकि मनोविकृति में वास्तविकता की पकड़ टूट जाती है। तो यहाँ डिफरेंस बताया गया कि न्यूरोसिस में व्यक्ति की वास्तविकता की पकड़ रहती है, जबकि मनोविकृति में क्या होता है कि वास्तविकता की पकड़ नहीं रहती है।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये बताया गया है। ठीक है, न्यूरोसिस जो कि आपके तंत्रिका संबंधी विकार है, न्यूरोसिस। न्यूरोसिस की विशेषता देखेंगे तो अत्यधिक चिंता, भय एवं तनाव, भावनात्मक अस्थिरता यानी इमोशनल इनेबिलिटी, उसके साथ ही सॉरी इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उसके बाद सामान्य व्यवहार लेकिन मानसिक दबाव में, सामान्य व्यवहार रहेगा लेकिन मानसिक दबाव में, वास्तविकता की पहचान बनी रहेगी, व्यक्ति जो है व्यक्तित्व जो है टूटता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, व्यक्तित्व टूटता नहीं है। न्यूरोसिस के पारंपरिक प्रकार देखेंगे तो चिंता न्यूरोसिस, एंजाइटी न्यूरोसिस, अत्यधिक भय, चिंता और घबराहट, लक्षण कपकपी, पसीना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, उल्टी जैसा लगना, सीने में दर्द होना, तो ये सब जो है चिंता न्यूरोसिस, एंजाइटी न्यूरोसिस के अंतर्गत आता है। अवसादग्रस्त डिप्रेसिव न्यूरोसिस भी है, गहरी उदासी और निराशा रहेगा, हैप्पीनेस लेस देखने को मिलेगा। उसके साथ ही पहले जो है पसंद आने वाली चीजों में रुचि का अभाव, जो चीजें पहले अच्छी लगती थी वो अब नहीं लग रहा है, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा में जो है आप देखेंगे जुनूनी बाध्यकारी न्यूरोसिस, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ओसीएन, बार बार आने वाले विचार, दोहराए जाने वाले व्यवहार एवं मानसिक क्रियाएं। ठीक है, तो बार बार आने वाले विचार, दोहराए जाने वाले व्यवहार, ये देखने को मिलता है। उसके बाद है अभिघातज के बाद तनाव विकार, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो पुराने सदमे, दुर्घटना, युद्ध, हिंसा या त्रासदी की स्मृति से उत्पन्न तनाव। अभी जैसे कि प्लेन क्रैश हुआ था ना, उसमें जो एक व्यक्ति बचे हुए थे, आप लोग को याद होगा, वो अभी भी पूरी तरीके से बीमार है। समझ सकते हैं कि उनको यही प्रॉब्लम हुआ होगा। वो अचानक जब भी उठते हैं उनके माइंड में ना, अभी तक वो प्लेन जो क्रैश हुआ था ना, वो चीजें उसको याद रहती है और बहुत उसको जो है दिक्कत आती है। तो मेंटली लेवल पे जो है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही मैं न्यूज देख रही थी तो उसमें ये बातें बताया गया था। ठीक है, तो पुराने सदमे हो गए, दुर्घटना हो गया, इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। अचानक डर लग जाना, दुःस्वप्न आना, चिड़चिड़ापन, क्रोध, नींद में बाधा, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूरोसिस के कारण लंबे समय तक मानसिक तनाव, आघात, दुर्घटना, ट्रॉमा, बचपन के नकारात्मक अनुभव, पारिवारिक टकराव या असुरक्षा। अब पारिवारिक टकराव किससे आप यहाँ समझ सकते हैं, आईआईटी बाबा को। ठीक है, आईआईटी बाबा को देख सकते हैं, वो ऐसा डिसीजन क्यों लिया था, क्योंकि अपने घर में ही वो इस तरीके की समस्या को देखता था। ठीक है, पारिवारिक टकराव था जिसकी वजह से उसको असुरक्षा लगता था। हार्मोनल असंतुलन, अत्यधिक जो है परफेक्शनिज्म और दबाव, अत्यधिक चिंता का स्वभाव, तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिलेगा। ओके, न्यूरोसिस के लक्षण देखेंगे तो अत्यधिक चिंता एवं भय, बेचैनी, तनाव या निद्रा, चिड़चिड़ापन, आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, अपने पे ही डाउट होता है, निर्भरता या फिर अपराध बोध, भूख में बदलाव, एकाग्रता में कठिनाई और नकारात्मक विचार। तो ये सब न्यूरोसिस के लक्षण है। निदान डायग्नोस कैसे करेंगे, तो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन बहुत जरूरी है, परामर्श और साक्षात्कार करवाना होगा। ठीक है, उसके साथ ही तनाव स्तर का मूल्यांकन करना होगा, किस स्तर का तनाव है ये भी देखना पड़ेगा। सामान्य चिकित्सा उपचार में मनोचिकित्सा, उसके साथ ही संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देना होगा, तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण लेना होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, दवाइयां, परामर्श एवं भावनात्मक समर्थन भी जरूरी है। ठीक है, कि तुम ठीक हो जाओगे, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, इस तरीके से जो है आपको ये चीजें सपोर्ट करने की जरूरत होगी। न्यूरोसिस के यौगिक उपचार देखेंगे तो योग का लक्ष्य जो है मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र एवं भावनात्मक केंद्र में क्या करेगा, स्थिर करना है।
उसके साथ ही दवाओं का विकल्प नहीं है, लेकिन परिणाम को अत्यधिक उत्तम बनाता है ये। ठीक है, तो यौगिक उपचार हम लोग यहाँ पे लेंगे, किस तरीके से क्या क्या करने हैं वो देखेंगे। सबसे पहले सर कम करेंगे शुद्धि क्रिया और लाभ। तो जल नेति, सूत्र नेति, कपालभाति। जल नेति जो है आपके तनाव को कम करेगा, मन को शांत करेगा, अवसाद में राहत देगा। सूत्र नेति जो है नासिका मार्ग और मस्तिष्क केंद्रों की सफाई करेगा। कपालभाति जो है मस्तिष्क में ऑक्सीजन को बढ़ाएगा, लेकिन हल्के रूप में, हल्के रूप में करना है कपालभाति को। तो बहुत तीव्र गति से नहीं करेंगे कपालभाति को। आसन में करना है ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, मकरासन और शवासन। ये सब आसन देने हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, तंत्रिका तंत्र को संतुलित करेगा, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ऊंचाई और उद्गीत। ठीक है, जो कि आपके मन, भय और चिंता को दूर करेगा। ध्यान में देखेंगे ओम मंत्र का जप करेंगे, योग निद्रा करेंगे, माइंडफुलनेस मेडिटेशन मानसिक हलचल को शांत करेगा। भावनाएं नियंत्रित और नींद को बेहतर करेगा। न्यूरोसिस में जीवन शैली देखेंगे तो समय पर नींद, सात्विक भोजन, दैनिक सूर्य प्रकाश को लेना है। नकारात्मक स्क्रीन, सोशल मीडिया को कम कर देंगे। भावनात्मक जो है डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं आप अपने भावनाओं को कम करने के लिए। क्या नहीं करना है, तो शराब, धूम्रपान और नशीले पदार्थ नहीं लेना है, रात को जगना नहीं है। ओके, ये सब जीवन शैली को अपनाना है। क्लियर है सभी को? न्यूरोसिस क्लियर है? ओके, अब आगे हम लोग देखेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर तो चिंता विकार एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक तीव्र एवं लगातार भय एवं चिंता का अनुभव करता है और उनकी दैनिक गतिविधि को यह प्रभावित करता है, जो एंजाइटी है। सामान्य चिंता, चिंता विकार में अंतर है। ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं चिंता, उससे जो है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर डिफरेंट है। सामान्य चिंता परिस्थिति से संबंधित एवं अस्थायी होती है। नॉर्मली जैसे अभी नेट वाले एग्जाम होने वाले, तो आप लोगों को टेंशन होता होगा, अच्छा एग्जाम में क्वालिफाई करना है, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, तो वो एक सामान्य चिंता है आपकी। ठीक है, अस्थायी है। जबकि चिंता विकार लगातार और नियंत्रण से अगर बाहर हो जाती है, बहुत ज्यादा अगर किसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी वजह से जो चिंता हो रही है, वो दोनों में जो है अंतर है। यानी कि जो आपकी अस्थायी चिंता है, नॉर्मली आपके घर परिवार में हो या फिर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो वो एक अस्थायी तरीके से होती है। लक्षण देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, तो मानसिक एवं व्यवहारिक लक्षण में घबराहट होना, बेचैनी, तनाव या फिर तनाव तनाव महसूस होना, आसन खतरे या फिर अंत की भावना होना। तो जो है पैनिक और या फिर मरने की जो है यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगा। अंत, अपने लाइफ को अंत कर दे, इस तरीके की चीजें जो है देखने को मिलेगा। किसी अन्य बात पर ध्यान केंद्रित न कर पाना, सामाजिक परिस्थिति से बचना, शारीरिक लक्षण में आपके हृदय गति बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज होगा, सांस तेज लेंगे। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन, पसीना आना, अचानक कांपना, कमजोरी या थकान, नींद न आना, जठराग्नि संबंधी असुविधा। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलेगा। अब इसके प्रकार देखेंगे तो एगारोफोबिया, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में चिकित्सीय स्थिति के कारण चिंता, एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, तो इसको एगोराफोबिया जो है बोलेंगे। सामान्य चिंता विकार, इसको जीएडी बोलते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक विकार, पैनिक डिसऑर्डर, चयनात्मक परिवर्तन, अलगाव चिंता का विकार, मानसिक चिंता विकार, विशिष्ट फोबिया होना और पदार्थ प्रेरित चिंता विकार। तो ये जो है इसके टाइप्स देखने को मिलता है। काउज देखेंगे तो अनुवांशिक कारक, पारिवारिक इतिहास भी हो सकता है, आघातपूर्ण अनुभव या फिर दुर्घटना, बचपन में तनाव या फिर अभाव,
हार्मोनल असंतुलन, तंत्रिका तंत्र में रासायनिक परिवर्तन, अल्कोहल, ड्रग्स, दवाओं का दुरुपयोग, तो इसकी वजह से भी देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे तो आगे चल के ये डिप्रेशन में बढ़ा हुआ जोखिम बढ़ जाएगा, पैनिक अटैक भी आ सकते हैं, नींद विकार, हृदय एवं पाचन रोगों की संभावना हो सकती है, कार्य क्षमता एवं सामाजिक संबंध प्रभावित हो सकता है। योग आधारित उपचार देखेंगे तो शुद्धि क्रिया में जल नीति करेंगे, मन को शांत करेगा, नाक मस्तिष्क क्षेत्र को शुद्ध करेगा, कपालभाति तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करेगा, तनाव को कम करेगा। आसन में देंगे धनुरासन, तनाव कम करेगा, रीढ़ की हड्डी को शांत, नसें शांत होंगी। मत्स्य आसन छाती क्षेत्र खोलकर सांस को नियंत्रित करता है। जानु शीर्षासन करेंगे, मानसिक तनाव चिड़चिड़ा को कम करेगा। सेतु बंधासन मस्तिष्क को शांत, हार्मोनल संतुलन। मार्जरी आसन मानसिक एवं भावनात्मक अवरोध को हटाएगा। पश्चिम उत्तानासन आपके पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करेगा। हस्त पादासन मन को शांत करेगा। अधो मुख श्वानासन चिंता एवं बेचैनी को कम करेगा। शीर्षासन मस्तिष्क में रक्त संचार सुधार एवं मानसिक स्थिरता लाएगा। शवासन अत्यधिक चिंता, थकान एवं अनिद्रा में अत्यंत लाभकारी है। प्राणायाम में कपालभाति तनाव हार्मोन को कम करेगा। भस्त्रिका मस्तिष्क ऑक्सीजन बढ़ाएगा। नाड़ी शोधन चिंता, घबराहट, भय को शांत करेगा। भ्रामरी तो आपके माइंड कामनेस इफेक्ट देगा, पैनिक अटैक से बचाएगा। उजाई नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा। अनुलोम विलोम मन एवं शरीर का संतुलन बनाए रखेगा। ध्यान एवं शीतलीकरण में देखें, गायत्री मंत्र का जाप मस्तिष्क तरंगों को शांत कर गहरी मानसिक शांति देता है। योग निद्रा गहरी मानसिक एवं शारीरिक विश्रांति। ओम चैंटिंग चिंता एवं असुरक्षा कम करेगा। माइंडफुलनेस मेडिटेशन वर्तमान क्षण की जागरूकता बढ़ाना। तो ये सारी चीजें हमें करना है, ठीक है। आहार जीवन शैली में मार्गदर्शन, कैफीन, शराब, धूम्रपान से बचना है। उसके बाद ट्रिप्टोफेन समृद्ध भोजन, दही, केला, बादाम ये जो है ले सकते हैं। 7 से 8 घंटा नींद लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आपके तनाव को कम करेगा, ऐसा आहार लेना है ओमेगा वाला। सामाजिक बातचीत बनाए रखें, तो लोगों से मिलजुल कर रहना है, सोशल इंटरेक्शन रखना है। ओके, क्लियर है सभी को। अब हम लोग फोबिया के बारे में देखेंगे, ठीक है। फोबिया आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फोबिया में देखेंगे तो फोबिया जो है एक अत्यधिक तर्कहीन एवं अनियंत्रित भय की प्रतिक्रिया है, जिसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। डर वाली चीजें होती हैं, यहाँ पे डर लगता है किसी वस्तु से, किसी स्थिति से या किसी गतिविधि से। यहाँ पे सामना करने पर क्या होता है, सामना करने में डर लगता है, ठीक है। अब जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगना, किसी को बिल्ली से डर लगता है, तो इस तरीके की चीजें जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे फोबिया वाले व्यक्ति को भय का स्रोत दूर भी हो तो अनावश्यक डर और घबराहट बनी रहती है, ठीक है। दूर भी रहेगा उससे, लेकिन फिर भी उससे डरा रहेगा, नहीं हम कभी नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। फोबिया होने पर क्या होता है, तो व्यक्ति परिस्थिति से बचने की कोशिश करता है, उससे दूर रहना चाहता है। जिससे डर लगेगा उससे इंसान दूर रहना चाहता है। दिमाग खतरे को वास्तविक मान लेता है, खतरे को वास्तविक मान लेता है, जबकि वास्तविक खतरा मौजूद नहीं होता है। इससे पैनिक अटैक तक होता है। जैसे बहुत लोग बंजी जंपिंग करते हैं ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि मर भी जाते हैं, तो उसको पहले ही पैनिक अटैक आ जाता है। इस वजह से खतरा अगर उसको है, डर लगता है उससे बहुत ज्यादा। नॉर्मली तो लोग डरते ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग करते हैं ना, तो यहाँ पे पैनिक अटैक बहुत सारे लोगों को आ भी जाता है। फोबिया के कारण देखेंगे तो आनुवंशिक एवं पारिवारिक इतिहास की वजह से। पर्यावरणीय कारक, डरावना अनुभव या घटना बचपन में ही बता दिया गया, वो भूत होता है, ये वो कुछ भी चीजें बच्चों के मन में डाल दिया गया है। दर्दनाक मस्तिष्क की चोट के बाद फोबिया विकसित हो जाता है। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग एवं अवसाद की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, कुछ मामलों के कारण अज्ञात भी हो सकता है, तो कुछ चीजें जो है अज्ञात भी है। मुख्य फोबिया प्रकार के फोबिया देखेंगे, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया जो होता है ये ऐसा है जिसमें खुली भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ऐसी स्थिति से जो है डर लगना जहां से भागना संभव नहीं है। तो इसमें लोगों को ना ज्यादा भीड़ वाली जगह है या फिर खुली जगह है,
वैसे जगह से डर लगता है जहां से वो सोचता है कि कैसे निकल पाए हम उससे, उससे भागना संभव नहीं है, उसे ऐसा लगता है, उसी को हम लोग एगोराफोबिया बोलते हैं। ठीक है, एगोराफोबिया। अब स्पेसिफिक फोबिया हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या क्या चीज से डर लगता है, नॉर्मल लाइफ में भी नॉर्मली देखने को मिलता है। एक्रोफोबिया देखेंगे तो ऊंचाई से डर लगना। ठीक है, सॉरी, पहला देखते हैं एग्लोसोफोबिया। ठीक है, ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया में क्या होता है, दर्शकों के सामने बोलने में डर लगना। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगना। नॉर्मली तो ये सबको लगता है, ये शुरुआत में, बाद में फिर सीख जाते हैं। एक्रोफोबिया में ऊंचाई से डर लगना। कैलिस्ट्रोफोबिया बंद जगहों से डर लगना, क्लोज टाइप लगना, इस तरीके से। एवियोफोबिया में उड़ान भरने पर डर लगना। डेंटोफोबिया में दंत चिकित्सा, दांत प्रक्रिया पर डर। हीमोफोबिया में खून का डर। अर्चनोफोबिया में मकड़ी से डर लगना, स्पाइडर जो होता है। साइनोफोबिया में कुत्तों से डर लगना। ओफ ओफिड ओफिडोफोबिया में सांप से डर लगना। नेक्टोफोबिया में अंधेरे या रात में डर लगना। तो ये सारी चीजें जो है नॉर्मली हर इंसान में कुछ ना कुछ फोबिया देखने को मिलता है। ठीक है, फोबिया के लक्षण देखेंगे तो सबसे आम लक्षण है पैनिक अटैक। अगर बहुत ज्यादा डर है, पैनिक अटैक सीधा ही आ जाता है, पैनिक अटैक इसके लक्षण है। ठीक है, फोबिया के। धड़कन क्या हो जाती है, तेज धड़कन, सांस लेने में कठिनाई, तेजी से बोलने या न बोल पाना, मुंह सूखना, पेट में गड़बड़ी, जी मिचलाना, उच्च रक्तचाप हो जाना, कांपना, सीने में दर्द होना, घुटन की भावना, चक्कर आना, अत्यधिक पसीना, आसन जो है अंत की भावना, तो होने की भावना, ऐसा लगना। ठीक है, ये सब सिम्टम्स देखने को आता है। फोबिया में योग आधारित उपचार हम लोग देंगे, जिससे योग मन को शांत करेगा, तंत्रिका तंत्र, श्वसन पैटर्न को शांत करेगा, फोबिया में अत्यंत प्रभावी है ये। ओके, आसन क्या क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे आसन देखना है। शशांक आसन चिंता कम, मस्तिष्क को शांत करेगा। मार्जरी आसन नर्वस सिस्टम में को रिलैक्स करेगा। उष्ट्रासन आत्मविश्वास एवं भावनात्मक संतुलन को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन डर कम करेगा, शरीर में ऊर्जा बढ़ाएगा। चक्रासन मानसिक तनाव को दूर करेगा। धनुरासन भावनात्मक असंतुलन कम करेगा। पश्चिमोत्तानासन मन में को स्थिर करेगा। भुजंगासन डर एवं भावनात्मकता को कम करेगा। सर्वांगासन मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाएगा। विपरीत करनी चिंता एवं थकान कम करेगा। हलासन मन एवं भावनाएं शांत करेगा। शीर्षासन मानसिक स्थिरता एवं आत्म नियंत्रण जो है शीर्षासन प्रशिक्षण की देखरेख में करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्राणायाम में देखेंगे तो उज्जाई प्राणायाम मन को गहरा शांत, भ्रामरी है, पैनिक अटैक से तुरंत राहत देगा। नाड़ी शोधन मस्तिष्क संतुलन तनाव कम करेगा। भस्त्रिका ऊर्जा एवं आत्मविश्वास बढ़ाएगा। कपालभाति डर एवं नकारात्मक विचार कम करेगा। शुद्धि क्रिया में देखेंगे तो कुंजल एंजाइटी तनाव को कम करेगा। नेति जो है मस्तिष्क एवं नर्वस सिस्टम को शुद्ध करेगा। संग प्रचारण शरीर एवं मन पर पूर्ण डिटॉक्स करेगा। ध्यान शिथिलीकरण में देखेंगे तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन, योग निद्रा, ओम जप, ओम चैंटिंग। ठीक है, विजुलाइजेशन मेडिटेशन, इमेजिनरी जो मेडिटेशन कराते हैं, डर वाली परिस्थिति को सुरक्षित रूप में कल्पना करना, सुरक्षित रूप में कल्पना करना, तो उसे भी ध्यान एवं शिथिलीकरण है। जीवन शैली और आहार में सुझाव देखेंगे तो पर्याप्त नींद लेंगे, कैफीन शराब धूम्रपान से बचेंगे, ओमेगा 3 डाइट लेंगे और विटामिन बी समृद्ध भोजन लेना है। नियमित दिनचर्या, नियमित योगाभ्यास आवश्यक है। ठीक है, तो ये सब जीवन शैली में सुधार करना है। ओके, क्लियर है, आपका सारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब जो भी चीजें बची हैं, ठीक है, ऐसे बची तो नहीं है, हमने सारा सिलेबस को कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई है आपके सिलेबस में नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी, वहां पे भी ऐसे ही डीपली ही बताऊंगी और आपके नोट्स में जो है इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ओके, सारी चीजें आपके पीडीएफ में डल जाएंगी। ठीक है।